हेलो क्लास नाइन्थ वाले विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं विषय हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम होने वाला है 6 तारीख को। वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको 6 सेट कराने वाला हूं और इसी 6 सेट में से आपको हूबहू एक सेट पूरा छप जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो आज मैं इस वीडियो में मैं सेट 1 कराने वाला हूं और इसके बाद मैं सेट 2 भी कराऊंगा। और तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका 40 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे एक सेक्शन ए यानी कि खंड अ के अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन 1 से 10 पूछा जाएगा वो किसी गद्यांश दिया हुआ रहेगा और उसी से चुन चुन कर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे गद्यांश दिया है दोस्तों, पढ़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है कि वायु प्रदूषण आज की प्रमुख समस्या है। जंगलों के कटने तथा खनिज ईंधनों के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकीकरण के पूर्व वायु के प्रति 10 लाखों में 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। यह घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गया तथा 21वीं शताब्दी के मध्य से अंत तक यह 560 तक पहुंच जाएगा। तो इसी तरह आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आगे लिखा हुआ है कि वातावरण में छोड़ा जाने वाला धुआं अब सामान्य लकड़ी का धुआं न होकर अब उससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही साथ नाइट्रस ऑक्साइड, धूल जैसा पदार्थों का अधिक्य भी हो रहा है। धातु कणों में सीसा, पारा, निकेल, क्रोमियम, तांबा आदि होते हैं। शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तंतु नष्ट हो जाते हैं। निकेल क्रोमियम के सांस लेने में कष्ट होता है। फोम, रबर, रेफ्रिजरेशन, एरोसोल कारखानों से वातावरण में घुलती हुई गैस से प्राणवायु के स्रोत, ओजोन परत के टूटने का खतरा। 1986 ईस्वी में विदित हुआ। अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों को स्थापित करते समय वायुमंडल की ओजोन प्रभावित होती है। विषभरी गैसी जैसे कि भवनों को भी प्रभावित करती है। वृक्ष 50 वर्षों में 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। इन्हें काट कर मनुष्य वातावरण के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ पे इसी से क्वेश्चन इस पैसे से दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि आज की प्रमुख समस्या क्या है। तो जो आज का प्रमुख समस्या है वो क्या है दोस्तों? वायु प्रदूषण जो है आज का एक प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जंगलों के कटने से क्या हो रहा है। तो जंगलों के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसका मात्रा बढ़ रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे का जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर रहा है। तो ये मस्तिष्क के यानी कि आपके जो सिर है, यानी कि जो आपका मस्तिष्क यानी कि सिर बोलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है। तो 50,000 किलो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रदूषण में कौन से उपसर्ग है। तो उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो जो यहाँ पे इस शब्द में आगे क्या लगा हुआ है? प्रदूषण। दूषण के आगे क्या है? प्र। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश को पढ़कर उसके सही प्रश्नों का उत्तर देना है। और तो यहाँ पे फिर एक गद्यांश दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि भारत के वनों में जितने दुर्लभ और विविध प्रकार के प्राणी मिलते हैं उतने अन्य किसी देश में नहीं। लेकिन खेद की बात यह है कि कुछ प्राणी ऐसे हैं जो दुर्लभ हो गए हैं। दुर्लभ का मतलब होता है कि विलुप्त हो चुके हैं, वो अब अस्तित्व में नहीं है और इनके लोप होने का भय है। जंगल का राजा सिंह यानी कि शेर सचमुच आज लुप्त होने की प्रक्रिया में है। यदि इसे बचे खुचे सिंहों को बचाने के उपाय नहीं किए गए तो हम सिंह नाम के शाही जानवर को देखने के लिए तुरंत जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विरल और लुप्त होने जाने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। सभी जंगलों में शिकार खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ऐसे सुरक्षित वन घोषित कर दिए हैं जहां प्राणी बंद बाड़ों में नहीं बल्कि खुले और प्राकृतिक वातावरण में निर्भय और बेरोक आजादी से घूम सकते हैं। ऐसे विशेष क्षेत्रों में अभयारण्य या राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नाम दिया गया है। ऐसे शरणावन या उद्यान अपने देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अफ्रीका के सिंह यानी कि सिंह का मतलब शेर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में थोड़ा सा अंतर है जो उनकी स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु के कारण भारतीय सिंह की अधिकतम लंबाई लगभग 3 मीटर है और अफ्रीकन सिंह की लंबाई इससे लगभग
20 सेंटीमीटर अधिक है। भारतीय सिंह का आयल पतला और छोटा है किंतु अधिक चमकीला होता है। तो इसी से रिलेटेड हमें 6 नंबर क्वेश्चन करा है कि किस बात का भय उत्पन्न हो गया है। तो भारत में कुछ दुर्लभ प्राणियों के लुप्त होने के लिए विलुप्त होने का भय जो है वो उत्पन्न हो चुका है। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट जंगल का राजा किसे कहा जाता है। तो आपने जानते होंगे दोस्तों कि जंगल का राजा सिंह यानी कि शेर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें कि अफ्रीका के सिंह और भारतीय सिंह में क्या अंतर है। तो अभी तुरंत हम लोग गद्यांश के अंत में पढ़े हैं कि जो भारतीय सिंह की अधिकतम लंबाई 3 मीटर होती है जबकि अफ्रीकन सिंह की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंह का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे है नहीं बोला है, नहीं बोला है। तो नहीं बोला है तो केसरी का मतलब भी सिंह होता है, शेर होता है। और मृगराज का भी मतलब सिंह होता है दोस्तों। नाहर का भी होता है, वो सिंह होता है। पर यहाँ पे डी जो है मृग जो है सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो यहाँ पे मृग है दोस्तों ये आपका क्या है, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि मृग का मतलब होता है हिरन। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षित का विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के उल्टा बोला जाता है, उसे विलोम शब्द बोला जाता है। जैसे सुरक्षित का क्या होगा, तो असुरक्षित जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे दिन का पूछता है तो रात हो जाएगा, सुबह का पूछेगा तो शाम हो जाएगा, खुश का हो जाएगा दुखी, ऐसा ही पूछा जाएगा आपसे। और इसी प्रकार यहाँ पे सेक्शन ए का सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पे सेक्शन बी यानी कि खंड ब के अंतर्गत जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प के द्वारा भरना है। तो यहाँ पे भी खाली स्थान दिया हुआ है, तुम्हारा के बाद खाली स्थान। यहाँ पे क्या भराएगा अभी आपको आगे दिखाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे है कि तुम्हारा मिला खुशी हुई, तुम वाद विवाद में प्रथम आए हो। तो यहाँ पे भराना चाहिए क्या दोस्तों, यहाँ पे हुआ तुम्हारा पत्र मिला, तुम खुशी हुई, तुम वाद विवाद में क्या आए हो, वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आए हो। और मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूं। तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य क्रियाकलाप में भाग लेते रहो, इससे तुम्हें क्या 15 नंबर का क्या होगा दोस्तों, 15 नंबर में क्या भरना चाहिए, बहुत फायदा होगा। इसी प्रकार यहाँ पे अंत अब पंत्रांत करता हूं। और इसी प्रकार यहाँ आंसर दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। 11 जहां पे लिखा हुआ था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी पत्र, जैसा कि मैं आपको बताया। और इसी प्रकार यहाँ पे खंड स के अंतर्गत क्वेश्चन 16 से 25 जो है यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन की हाथी बहुत बलवान होता है, इस वाक्य में कौन विशेषण है। तो यहाँ पे हाथी की विशेषता बताया गया है, कैसे है तो बलवान है। बलवान क्या चीज है, तो एक गुण है दोस्तों, गुण यानी कि बल है उसमें, ये गुण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम का सही विशेषण रूप क्या होगा। तो विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ग्राम जो शब्द है ये है संज्ञा, और इसका विशेषता क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ग्रामीण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पंडित का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यानी कि पंडित जो वर्ड है ये है पुल्लिंग, यानी कि एक पुल्लिंग है, यानी कि एक पुरुष का नाम है। तो इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो पंडिताइन आप नाम सुनते होंगे दोस्तों, पंडित और पंडिताइन। तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो कर्ता के ने, कर्ता किसको कहा जाता है दोस्तों, जो काम को कर रहा है। तो राम ने रोटी खाई, यहाँ पे रोटी कौन खा रहा है, तो राम खाया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है। आपसे ये चीज केवल ध्यान रखना है कि यहाँ पे नहीं है रहेगा तो ज्यादातर लोग गलत मारते हैं, है लिखा हुआ रहता है तब। तो यहाँ पे कह रहे हैं नहीं है। तो यहाँ देखिए रवि का मतलब भी होता है सूर्य, क्योंकि जो रविवार बना है, जो दिन का सप्ताह के दिन का जो नाम है वो भी सूर्य के नाम से ही, रवि के नाम से। दिनकर का मतलब भी सूर्य होता है, भास्कर का शब्द भी होता है सूर्य। लेकिन रत्नाकर आप जो है वर्ड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि आदर का सही विलोम क्या होगा। तो आदर का हो जाएगा निरादर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का है खेत में बकरी चर रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो सरल वाक्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुत का सही अर्थभेद कौन सा है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सूत्र दोनों सेम नहीं है।
एक सूत्र इधर से है कि छोटी ऊ इसमें लगा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र और धागा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 24 का रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है। तो संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं दोस्तों जिसमें दो सरल वाक्य उपस्थित रहता है। तो और इसका एक और ट्रिक है, जिस वाक्य में और, तथा ये सब अगर दिखता है तो ये क्या रहता है, संयुक्त वाक्य रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, गीता गा रही है और नाच रही है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आप लोग सुनते होंगे दोस्तों कि दीपावली के दिन लोग जब राम वापस लौटे थे तो घी के दिए जलाए थे। तो घी के दिए जलाए थे यानी क्या हुआ था, अधिक खुशी मनाए थे। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेक्शन डी के अंतर्गत यहाँ पे आपकी किताब से रहेगा सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन की गाय ने हीरा मोती के दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि लहसा की ओर पाठ के लेखक क्या कहकर भीख मांगते थे। तो ये कुची कुची दया दया एक पैसा, ये कहकर पैसा मांगते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर का है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यह पंक्ति किस पाठ का है। तो ये आपका सांवले सपनों की याद जो है उससे है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट दिखाइएगा तब भी मैं 5 सेट और अपलोड करूंगा। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का है 29 नंबर की प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किस संदर्भ को इंगित करने के लिए किया गया होगा। तो ये शोषण, अन्याय और छुआछूत, जाति पाति आदि बुराइयों के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कुत्ते के प्राण पर आत्मनिवेदन को गुरुदेव ने किस रूप में लिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आध्यात्मिक महिमा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर है दोस्तों कबीर के अनुसार ईश्वर को कहां पाया जा सकता है। तो आप जब किताब पढ़े होंगे दोस्तों तो उसमें लिखा गया है एक वर्ड कि सब श्वासों की श्वास में, यानी कि ईश्वर को अपने हृदय में कहीं भी पाया जा सकता है, बस यही बताया गया था दोस्तों। और इसी प्रकार हम लोग और 10 क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पितंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। यह पंक्ति किस कविता की है। तो ये आपका स्वयं जो चैप्टर है उसका ये पंक्ति है, यानी कि लाइन है। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि कवि ने गांव को हरता जन जन 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि कवि ने गांव को हरता जन मन कहा है क्योंकि गांव का सौंदर्य उसके मन को अपनी ओर खींच लेता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है माँ ने बच्चे को क्या सलाह दी। तो माँ ने बच्चे को क्या सलाह दी थी दोस्तों कि दक्षिण दिशा में पैर करके मत सोना। और यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बगुला क्या देखकर ध्यान निद्रा त्याग करता है। तो ये तैरती मछली को देखकर ध्यान एकाग्र करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस जल प्रलय जो पाठ है उस पाठ के लेखक कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी चैप्टर है उनके लेखक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन एकदम छपेगा, एकदम फिक्स है। तो जो इस जल प्रलय जो पाठ है उसका लेखक कौन है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेखिका किसके संस्कारों के कारण लड़की होने पर भी कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई। तो दादी के कहने पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र कौन है। पात्र यानी कि कैरेक्टर मतलब कि उस कहानी में कौन कौन था। तो उसमें शंकर नाम के एक लड़का था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माटी वाली किसके लिए रोटी छिपाई थी। तो ये अपने पति के लिए छिपाई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे लेखक को अंग्रेजी कविता लिखने का अफसोस क्यों रहा होगा। तो हिंदी कविता को बढ़ावा देना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा वीडियो दोस्तों। अगर आप तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे खंड अ के अंतर्गत
1 से 10 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको गद्यांश को पढ़ कर देना होगा, यानी कि एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा, एक कहानी दिया हुआ रहेगा और उसी को पढ़कर आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक चुने, यानी कि जो हम लोग अभी गद्यांश पढ़े उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, उसका टाइटल क्या होना चाहिए। तो इसका होना चाहिए कानून और धर्म, क्योंकि हम लोग जो पढ़े उस कानून धर्म से रिलेटेड था। तो इसलिए ऑप्शन जो ये है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस गद्यांश में धर्म कानून के बारे में क्या कहा गया है। तो कहा गया है दोस्तों कि धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैसे लोग कानून की त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। तो धर्म भीरू लोग, क्योंकि अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, गद्यांश में दिया हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म का विशेषण रूप क्या होगा। तो विशेषण मतलब कि जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है। तो धार्मिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि ईमानदारी कैसा शब्द है। तो ईमानदारी एक कैसा संज्ञा शब्द है दोस्तों, क्योंकि ईमानदारी को आप देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो ये संज्ञा है और संज्ञा के अंतर्गत भी अगर आपसे पूछेगा तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक ना। इसी प्रकार यहाँ पे एक और गद्यांश दिया हुआ है, इसको भी पढ़कर आपको 5 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन जो है उसको आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। समान परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और अब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तिगत एक विभिन्न प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 ईस्वी में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वो जीवन भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे, औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह युक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष थी। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग आगे देख लेते हैं। और तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि उनका जो मन है हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिससे वे जीवन भर सदस्य रहे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्री जी किस तरह के परिवार में पैदा हुए। तो ये एक सामान्य परिवार में, ऑप्शन नंबर बी जो है यानी कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्री जी देश के कौन से महत्वपूर्ण पद पर रहे। तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो लाल बहादुर शास्त्री है वे प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्री जी बापू से प्रभावित होकर कब अपनी पढ़ाई छोड़ी। तो 1921 ईस्वी में दोस्तों अभी तुरंत हम लोग गद्यांश में देखे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में शास्त्री जी कब प्रवेश किए। तो ये 17 वर्ष की उम्र में किए थे दोस्तों, अभी तुरंत हम लोग देखे हुए। तो जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्री जी सन 1926 में कहाँ शामिल हो गए थे। तो ये हो गए थे
लोक सेवा मंडल में। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम खंड अ के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम आ चुके हैं खंड ख के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत 11 से 15 तक जो क्वेश्चन है वो आपका पत्र लेखन ये सब जो रहेगा उससे दिया हुआ है। तो ये आएगा ही दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पूज्यवर पिताजी, यहाँ पर भी खाली स्थान है कि इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ रहेगा भरने के लिए। मुझे आपका पत्र अभी अभी मिला है, आपने मुझे अपना, फिर यहाँ पे खाली स्थान इस पर भी भरना होगा, लिखने को कहा है। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं सकुशल हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मुझे कुछ किताब की कमी के कारण पढ़ाई में कठिनाई का अनुभव हो रहा है। क्या आप कृपा करके मुझे 200 रुपये, फिर यहाँ पर भी खाली स्थान है, यहाँ पर भी कुछ भराएगा, खरीदने हुए तो भेज देंगे। आप शीघ्र मनी ऑर्डर द्वारा 200 रुपये भेज दे ताकि मैं पुस्तकें खरीद सकूँ और अपनी पढ़ाई, हमें पढ़ाई ही भराना चाहिए, सुचारू रूप से जारी रखूँ। बड़े लोगों को मेरा प्रणाम तथा छोटे को यही है। तो यहाँ पे भरा जाएगा दोस्तों। जो 11 जहाँ पे लिखा हुआ था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, सादर प्रणाम। पूज्य पिताजी सादर प्रणाम भराएगा। और 12 जो था उसमें डी भराएगा। और इसी प्रकार 13 जो है, 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किताब की जरूरत जो है। तो 14 नंबर का भी बी ऑप्शन हो जाएगा, पढ़ाई दोस्तों। और 15 जो था उसमें हो जाएगा आशीर्वाद, छोटे को आशीर्वाद देने के लिए बोले थे उस पत्र में। इसी प्रकार यहाँ पे सेक्शन स के यानी खंड स के अंतर्गत तो जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणवान का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। गुणवान एक पुल्लिंग वर्ड है दोस्तों, तो इसको स्त्रीलिंग में कैसे चेंज होगा। तो गुणवती दोस्तों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा। तो अध्यापिका एक वचन है। अब दो या दो से अधिक अगर अध्यापिका को क्या कहेंगे तो अध्यापिकाएं कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है। तो जो एक तोला सोना जो है ये एक परिमाणवाचक है, क्योंकि आपको जहां भी आपको सवा, अढ़ाई, शेर भर ये सब जो वर्ड आते हैं वो परिमाणवाचक विशेष होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका यहाँ पे एक तोला बोला है, तो इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 6 सेट हुई दूंगा और उसी से सारे क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। तो इससे पहले मैं आपको सेट 1 का सॉल्यूशन करके दे दिया हूं, तो जाइए चैनल पर देख लीजिए। और फिर इसी प्रकार यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कोयल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के बदले कार्य करते हैं। तो जो कोकिल का मतलब भी होता है कोयल दोस्तों, श्यामा का मतलब भी कोयल होता है, बसंत दूत का भी होता है कोयल, लेकिन मृदु का अर्थ जो है कोयल नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए, पानी बरस रहा है जो है ये आपका पानी बरस रहा है, ये आपका सरल वाक्य है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो यहाँ पे जो पहला है दोस्तों, प्राचार्य ने कहा कल आना, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खरी खरी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो दूरवचन सुनाना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द मतलब कि किसी भी शब्द का उल्टा क्या होगा। तो अंधकार का मतलब अंधेरा होता है दोस्तों, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रकाश। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिन का सही अर्थभेद शब्द कौन सा है। तो एक दिन का मतलब होता है दिवस, यानी जो दिन वाला होता है रियल वाला वो, और एक जो दिन इधर के रहेगा दोस्तों उसको बोलते हैं गरीब लोग। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन है चुनना है आपको। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों कि अगर आपको संयुक्त वाक्य जांच करने के लिए पूछ रहा है तो आपको उसमें देखना है कि उस वाक्य में और, तथा ये सब जो लगे हुए हैं, और ऐसे भी देखना है कि उसमें 2 सरल वाक्य है कि नहीं। तो यही देखना है दोस्तों। और इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग खंड द के अंतर्गत यानी कि आपको डी सेक्शन के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके बुक से रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था, यानी हीरा और मोती के मालिक का नाम क्या था। तो झूरी था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेखक राहुल सांकृत्यायन का सहयात्री लेखक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुमति। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूं दोस्तों कि आपको
सभी पाठ्य के लेखक के नाम याद रख लेना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन एकदम छपेगा ही छपेगा। तो यहाँ पे सांवले सपनों की याद जो पाठ है उसका लेखक के नाम बताना है। तो जबीर हुसैन जो है दोस्तों इसके लेखक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस ब्रिटिश देवी मैना पर दया भाव दिखाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर टॉमस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों में सही कथन को चुनना है। तो ऑप्शन को थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिख जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है बाएं पांव का जूता ठीक है मगर दाहिने जूता में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। और तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का एक वाक्य कविता में मांझी किसे कहा गया है। तो ईश्वर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपसे कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तो जो अंग्रेजी शासन है दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन का है चांदी का बड़ा सा गोल खंभा का वर्णन किस कविता में हुआ है। तो ये आपका चंद्र गहना से लौटती बेर जो चैप्टर था दोस्तों उसी में वो इसका वर्णन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ठीक सी हो जाएगा। और इसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं दोस्तों कि मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है। तो मेघ यानी कि बादल को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपियां कृष्ण की मुरली से क्या करती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं दोस्तों गोपियां कृष्ण की मुरली से क्या करती है। तो ईर्ष्या करती है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक फणीश्वर नाथ रेण किस राज्य के निवासी थे। तो ये बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। अगर इसके लिए आपको मैं बता दूं कि जितने भी आपको लेखक के बारे में जो लिखा रहता है एक बॉक्स बना के आपकी बुक में उसको पढ़ लिया कीजिए, उससे ये जो उठा सकता है क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप की बेटी का क्या नाम है। तो उसका नाम उमा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का पात्र कौन नहीं है, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी जो चैप्टर था इसमें कौन ऐसा है जो करेक्टर में नहीं था, यानी कि चरित्र उसका नहीं था। कौन सा है ऐसा बंदा जो उस चैप्टर में इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि शामिल नहीं है। तो चित्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और तो 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इस जल प्रलय में पाठ में खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी अचानक किसकी बिक्री बढ़ गई। तो पान का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मेरे संग की औरतें पाठ का पात्र कौन है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेलो क्लास 9th वाले विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1 के अंतर्गत जो आपका सवाल है वो कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ रहेगा दोस्तों, उसी से आपका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर एक नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवों के उस नए दौड़ का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। हवाई जहाज की सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाले तीर्थ यात्राएं होती ही रही। 5 नक्षत्र वाले होटलों में शावर बाथ की सुविधाओं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारकों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तभी भारतवासी अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। तो इसी पर आधारित आप जो गद्यांश पढ़े उसी पर आधारित एक क्वेश्चन जो बोल रहा है कि भारतवर्ष कैसा देश है। तो भारतवर्ष एक
बहुत पुराना देश है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दूसरा नंबर जो क्वेश्चन का है, कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता है, तो भारत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साबरवात का क्या अर्थ होता है, तो साबरवात का अर्थ होता है दोस्तों झरना स्नान। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का है कि भारतवासी किस पर डटे रहे, तो अपने पुरानी सभ्यता संस्कृति पर। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती थी, तो पैदल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फिर एक गद्यांश को पढ़कर देना है दोस्तों, यानी कि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश आएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट गद्यांश कह रहा है कि हम केवल सीखने के लिए ही पुस्तकों का साथ नहीं ढूंढते हैं, आनंद के लिए भी हम उनके पास जाते हैं। जानबूझकर ही मैंने आनंद कहा है, न कि मनोरंजन, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है। पृथक का मतलब ही होता है अलग अलग। कुछ लोग मनोरंजन के लिए भी पढ़ते हैं, ये लोग पढ़ते हैं ऐसी कथा और कहानियां जो आज है और कल नहीं, जो आज नहीं है और कल बासी पड़ जाती है। सच्चा साहित्य आनंद देता है, ऐसा आनंद जिसे समझना कठिन है, और साहित्य यह आनंद पहुंचाता है अपने सत्य और सौंदर्य के द्वारा। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है वस्तुतः अध्ययन का अभिप्राय है स्वयं पढ़ना। अध्ययन पुस्तक का भी हो सकता है और अपने आसपास के जीवन का भी। इस प्रकार एक निरक्षर व्यक्ति भी देख सुनकर मिलजुल कर देश भ्रमण करके लोगों की सेवा करके परिस्थिति के धक्के खाकर कभी कुछ खोकर कभी कुछ सीखकर दुनिया का अध्ययन कर सकता है। निश्चय ही यह जीवन का व्यवहारिक अध्ययन है, इसमें भी आनंद आता है और इससे भी कबीर जैसा मनुष्य ज्ञानवान बन सकता है, किंतु यह महंगा सौदा है, सबको यह काम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे 6 नंबर इसी से कह रहा है रिलेटेड कि हम पुस्तकों का अध्ययन क्यों करते हैं, तो सीखने के लिए और आनंद के लिए। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सच्चा साहित्य हमें क्या देता है, तो हमें आनंद देता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक निरक्षर व्यक्ति दुनिया का अध्ययन कैसे करता है, तो देश भ्रमण करके और अवलोकन करके। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन करें अध्ययन का अभिप्राय क्या है, यानी कि अध्ययन का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है स्वयं पढ़ना, यानी कि खुद से पढ़ना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय मैं आपको बता दूं कि जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के आगे लगता है और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ पे लास्ट वाला बताना है, व्यवहारिक इक इक इक। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग खंड ब पर आ चुके हैं दोस्तों। आप जो खंड ब के अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आपका पत्र लेखन रहेगा, पत्र लेखन का फॉर्मेट रहेगा। तो आपको याद कर लेना है पत्र लेखन का फॉर्मेट, जिसमें से औपचारिक पत्र भी आ सकता है और अनौपचारिक पत्र भी आ सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है एक पत्र जो आपको इसमें खाली स्थान में भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रिय मित्र सब प्रेम नमस्ते, कैसे हो दोस्त, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो यहाँ पे खाली स्थान ऐसे है, फिर यहाँ पे कुछ भरना होगा दोस्तों जो नीचे ऑप्शन में दिया रहेगा। मेरे जन्म दिवस का स्वाद कुछ फीका ही रहा, मैं सुबह से तुम्हारी राह देख रहा था परंतु तुम न आए, न तुम्हारा संदेश आया। आज ही मुझे खबर मिली कि तुम बाहर गए हुए थे। प्रिय अनिल, इस बारे में फिर यहाँ पे खाली स्थान इस पर में कुछ भराएगा दोस्तों जो आगे दिया हुआ रहेगा। पर सब सगे संबंधी तथा कक्षा के कई मित्रों उपस्थित थे। दोपहर 1 बजे केक काटा गया, उसके बाद 13 नंबर दिया हुआ है, इसको भी खाली स्थान इसको भरना है। ठीक है, तो का प्रतिबंध था, दीदी और जीजा भी आए हुए थे इसलिए घर भर में उत्साह था। मेरे मित्र भी तुम्हें याद कर रहे थे, संबंधियों की ओर से ढेर सारे उपहार मिले हैं। पूरा दिन यहाँ पे मेरे 14 नंबर है, यहाँ पे भी खाली स्थान में भरना है। मैं बीता, समय मिलने पर जरूर आना, माता पिता को मेरी ओर से क्या प्रणाम या जो भी होगा अभी देखते हैं। तो यहाँ पे जो 11 नंबर जहाँ पे आपका ऑप्शन था वहां इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीक्षा, और जो 12 नंबर था उसका हो जाएगा जन्म दिवस, जो 13 है वहां पे हो जाएगा प्रीति भोज, और 14 जो था उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हंसी खुशी। ठीक है, और इसी प्रकार 15 नंबर हम लोग देख लेते थे। तो 15 नंबर क्वेश्चन का जो था उसका राइट आंसर हो जाएगा सादर प्रणाम, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार आपको जो सेक्शन बी के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वो पत्र लेखन से ही रहेगा, इतना विश्वास रखिए। जाके एग्जाम में आइएगा और कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो खंड ब के अंतर्गत आपसे एक फॉर्मेट ही पूछेगा, तो फॉर्मेट याद रख लीजिएगा औपचारिक और अनौपचारिक का। ठीक है, अभी समय नहीं है, नहीं तो हम करा देता। ठीक है,
तो इसी प्रकार यहाँ पे खंड स यानी कि सेक्शन सी के अंतर्गत जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी कि लेखक एक पुल्लिंग वर्ड है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इसका होगा लेखिका। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जब पढ़ते होंगे दोस्तों, जब कोई अगर लेखक कोई कहानी लिखने वाला यदि महिला होती है तो उसके लिए लेखिका का शब्द का जो प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, तिथि का बहुवचन क्या होगा, तो तिथियां। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है, तो परिमाणवाचक ऐसे शब्द होते हैं जो परिमाण जिसे भी किसी भी पदार्थ का परिमाण बताते हैं, जैसे कि शेर भ आटा, शेर भ चावल और पाव भर दूध हो गया, ये सब जो है पौने लीटर, ये सब जो हो गया, ये सब आपका परिमाणवाचक है। तो यहाँ पे जो 2 किलो यहाँ पे क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है 2 किलो, तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि उसने खाना खाया और सो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूं कि अगर कोई वाक्य में और बीच में आ रहा है या तथा ये सब आ रहे हैं तो ये संयुक्त वाक्य है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है इसका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंधेरा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री ने भाषण दिया। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर रहा है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोध को बढ़ावा देना। तो इसका अगर मैं आपको बता दूं और ऐसे मुहावरे आएंगे तो मुहावरे को इस तरीके से देखना चाहिए दोस्तों, जैसे कि अगर कोई भी चीज होता है तो उसका रिजल्ट देखना चाहिए, यानी कि परिमाण। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं आग में घी डालना, मान लीजिए इसमें आग अगर जल रहा है, अगर इसमें आप घी डालिएगा तो क्या होगा, आग और ज्यादा लहरेगा, तो ज्यादा लहरेगा तो मतलब क्या होगा, क्रोध को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ऐसे ही निकालना चाहिए मीनिंग। ठीक है, और ऐसे ही मैं बताता हूं। और यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आदान का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो आदान का प्रदान होगा दोस्तों, क्योंकि आदान प्रदान यानी कि लेन देन करना, ऑप्शन जैसे कि ऐसे ही रिलेटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आदि का सही अर्थभेद शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभ और अभ्यस्त। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें नीचे दिए गए वाक्यों में सरल वाक्यों का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर जाते ही वह काम में लग गया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता ही दिया हूं कि जो इसमें और रहेगा वो संयुक्त वाक्य रहता है, यहाँ पर भी ये भी संयुक्त वाक्य है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपका खंड द यानी कि सेक्शन डी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे जो आपके सेक्शन डी के अंतर्गत जितना भी आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपके किताब से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है, तो आपने पढ़ रखा है दोस्तों, हीरा और मोती नाम है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 27 नंबर क्वेश्चन का है लहस्सा की ओर पाठ के लेखक का नाम क्या है, तो राहुल संक्रियंत्यान, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका मतलब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है, तो ये एक क्या है, संस्मरण है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ की है, तो ये उपभोक्तावाद की संस्कृति है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है, तो हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य किसको ढूंढता है फिरता है, तो ये ईश्वर को ढूंढते फिरता रहता है दोस्तों, मंदिर में मस्जिद में सारे अपने अपने भगवान को खोजते रहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है दोस्तों, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम श्री कविता में कवि ने किसे हरता जनमन कहा है, तो उस गांव को कहा है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यमराज कौन है, तो यमराज मृत्यु के देवता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में का वर्णन किस कविता में हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि माटी वाली पहाड़ के लेखक का नाम क्या है, तो विद्यासागर। ऑप्शन में जो डी है इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं कि आप लेखक का नाम याद रखिएगा और चैप्टर के नाम के साथ, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन एकदम आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2 सेट, क्योंकि मैं आपको आपके साथ वादा किया हूं कि आपको मैं सेट 6 को प्रोवाइड कराएंगे जिसमें से आपका एग्जाम में रहेगा। तो आपको 2 सेट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जाइए और देख लीजिएगा। और बाकी ये आपका सेट 3 है और मैं अभी तुरंत इसके बाद ही सेट 4 भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपको लिया गया है मेरे संग की औरतें, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? तो वे बिजनेस मानते थे, और ये भी बात सही है, लोग विवाह करते हैं जिसमें तिलक प्रथा ये सब जो है एक बिजनेस तरीका से चलता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक कर शमशेर बहादुर सिंह को कहां जाने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी जो है दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था पूछा है दोस्तों, नहीं था। तो डरपोक, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो अगर आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों वो OMR सीट पर होगा, ठीक है। तो इसको अगर भरना होगा दोस्तों तो एकदम मतलब इसको पूरी तरह से भर देना है, ठीक है। इसमें टी कुक नहीं मारना है, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा उसमें आपको क्या करना है, गोला कर देना है, जैसे कि ऐसे, ठीक है। और ओवरलैपिंग नहीं करना है, डेट मीन्स कि जितना गोलाकार बनाया हुआ है उतना ही में आपको गोला बनाना है, ठीक है। लो क्लास 9th वाले विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं जो आपका एग्जाम होने वाला है 6 मार्च का, विषय हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, ठीक है। उसी से आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी और क्वेश्चन आपकी किताब से रहेगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श, पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है, अब उसकी चाल बदलने लगी है, वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना लगी है, वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श को दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉल्स्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है, वहां के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों न हो, इंजनों के पहिए पिस गई, जिसके जीवन के धुरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही 2 स्थान में एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सरंदी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य है, परंतु अमीरी भी मानसिक दुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मुख खोल रही है। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि पश्चिमी सभ्यता किससे मुंह मोड़ रही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मशीनीकरण से। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पाश्चात्य देशों में क्या नया होने वाला है, तो प्रभात, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य की पूजा का क्या अर्थ है, तो मनुष्य के श्रम तथा शक्ति को महत्व देना, ऑप्शन नंबर जो ई है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके हाथ पांव फट रहे हैं, तो मजदूरों के, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभात होने पर कौन सी बलाएं दूर होंगी, तो काली काली, ऑप्शन नंबर जो बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके गद्यांश ही रहेंगे दोस्तों, तो पढ़ लेते हैं गद्यांश को। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी भाषा के कवियों में बाबू हरिश्चंद्र का स्थान बहुत ऊंचा समझा जाता है। यह ठीक है कि उन्हें तुलसी सूरदास बिहारी या केशव की सी लोकप्रियता नहीं प्राप्त हुई है, मगर इसका कारण यह नहीं है कि वे
इसका कारण यह नहीं है कि वे योग्यता में इन कवियों से घटकर थे। तुलसीदास पद बुद्ध आख्यायिका के सम्राट थे। सूर्य ने अध्यात्म और बिहारियों के सौंदर्य और प्रेम को कमाल पर पहुंचाया। कबीर ने संसार की निसारता का राग गाया। हरिश्चंद्र ने हर रंग की कविता की। वह काव्य प्रतिभा जो किसी एक रंग को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकती थी, बिखर गई। इसलिए ये कवि ऊंचाई और गंभीरता में यद्यपि हरिश्चंद्र से बड़े हुए हैं, मगर काव्य विस्तार की दृष्टि से हरिश्चंद्र का स्थान बहुत ऊंचा है। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और उनके गद्य और पद दोनों पर समान अधिकार था। गद्य में तो उन्हें मार्गदर्शक का स्थान प्राप्त हुआ। उनके पहले राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद ने हिंदी गद्य में ख्याति पाई थी, मगर राजा लक्ष्मण सिंह की योग्यता के अधिकतर अनुवादों में खर्च हुई और राजा शिवप्रसाद की हिंदी में उर्दू शब्द बड़ी संख्या में रहते थे। शुद्ध हिंदी की नींव भारतेंदु ही के कलम ने डाली और उस जमाने से अब तक हिंदी गद्य बहुत कुछ तरक्की हासिल कर ली है, मगर आज भी हरिश्चंद्र के हिंदी गद्य की प्रौढ़ता, चुलबुलापन और शुद्धता प्रशंसनीय है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी भाषा के कवियों में किसका स्थान ऊंचा समझा जाता है, तो बाबू हरिश्चंद्र का ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पदबद्ध आख्यायिका के सम्राट कौन थे, तो ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके हिंदी में उर्दू शब्द बड़ी संख्या में रहते थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा शिव प्रसाद के हिंदी कविताओं में उर्दू शब्द ज्यादा रहते थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध हिंदी की नींव किसने डाली, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारतेंदु। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 3 सेट का वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अगर उसको देख के जाते हैं तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा सहायता मिलेगा, तो देख लीजिएगा उन लोग वीडियो को, क्योंकि मैं आपको लिए शुरू में ही बोल दिया हूं कि मैं आपके लिए 6 सेट कराऊंगा और उसी से आपका एग्जाम में आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप एग्जाम देकर आइए, उसके बाद बताइए। और तो मैं इसलिए आपको मैं बता दूं कि 3 सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो जाइए देख लीजिएगा। और यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन का है कि किसने संसार की निस्सारता का राग गाया, तो कबीर ने। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार खंड ब के अंतर्गत जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको पहले से ही बता रखा है कि आपको जो खंड ब के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा वो पत्र लेखन का फॉर्मेट रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है दोनों फॉर्मेट कौन कौन, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिए खुद से, प्रिय मित्र मुकेश ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो भराएगा मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ देख लीजिए आप लोग आंसर, जो 11 नंबर जो स्थान है उसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 12 का जो है बी हो जाएगा दोस्तों, 13 का जो है वो ये हो जाएगा। आप लोग खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, इसलिए मैं वीडियो को बहुत ज्यादा ही स्पीड में करा रहा हूँ। 14 नंबर जो है इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा और खुशी। 15 का जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुमति, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे खंड ब के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। और खंड स के अंतर्गत जो आपसे क्वेश्चन रहेगा वो आपकी किताब से, सॉरी ग्रामर से रहेगा, यानी व्याकरण से रहेगा, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो कवियत्री। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि योद्धा का बहुवचन क्या होगा, तो योद्धाएं, योद्धाओं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि शरारत का सही विशेषण क्या होगा, तो शरारती। ऑप्शन नंबर जो सी है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो मैं आपको हर वीडियो में रिपीटेड कराते आ रहा हूँ कि दोस्तों आपको जो अगर किसी वाक्य में और हो गया तथा ये सब 4 शब्द है, ये अगर ऐसा दिखाई देता है तो वो संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त वाक्य, ठीक है। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन रहा है कि इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो कर्ता के। ऑप्शन नंबर जो ए इसका है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 22 की कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कमर कसना मतलब तैयार होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गालियां तो गंदे बच्चे देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह एक संयुक्त वाक्य है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में मतलब थक गया हूं कहते कहते कि जिस वाक्य में और जो और तथा ये सब रहता है तो वो संयुक्त वाक्य रहता है। और इस प्रकार यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आदर का सही विलोम क्या होगा। तो निरादर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पे खंड द यानी कि सेक्शन डी के अंतर्गत जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके किताब से रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि दो बैलों की कथा के पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो प्रेमचंद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था। तो उनका जो नाम था केदार पांडे था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि उपभोक्तावाद किस संस्कृति से जुड़ा रहा है। तो ये आपके सामंती संस्कृति से जो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुदेव किसे छोड़ना चाहते थे। तो वे शांति निकेतन को छोड़ना चाहते थे, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो ये आपका प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं उससे लिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मुरलीधर किसे कहा गया है। तो मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि ग्राम श्री कविता के कवि कौन है। तो उसके जो कवि है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन में जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अलसी के लिए कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो हठीली दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा गया है। तो पीपल को कहा गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मेघरूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन आता है। तो क्या परिवर्तन आता है दोस्तों, सजीव हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 नंबर का है कि रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा जाता है। तो पानी को, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तो विस्थापन पर, क्योंकि वहां क्या रहता है दोस्तों, टिहरी बांध ये सब का वर्णन किया गया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग कन्या का नाम क्या है। तो उमा, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आए बाढ़ का वर्णन किया गया है। तो पटना, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हेलो क्लास 9th वाले विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सेम हूबहू मिलेगा। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर आपको प्रश्नों का सही उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका समय अभाव के कारण, कसरत नहीं कर सकता समय न मिलने के कारण, लिख पढ़ नहीं पाता समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती है, हम अपने को समझ नहीं पाते और तभी ऐसा शिकायत करते हैं। ये हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। प्रस्तुत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यस्तताओं के बीच भी उन कामों को न कर सके वह जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे, भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बात करने का सौभाग्य मिला। बताने लगे नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी किंतु दूसरे दिन वे उन सभी फाइलों को निपटा कर वापस भेज देते थे। जहां तक बस चलता था एक दिन की भी देर न करते थे। जरा सोचिए उनकी व्यवस्था को
जो दिन दिन भर, जरा सोचिए उनकी व्यवस्था को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मी से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, फिर भी वे अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए निकाल लेते थे। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सदैव समय के अभाव की दुहाई कौन करता है? तो आलस्य व्यक्ति। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, हम अक्सर क्या शिकायत करते हैं? समय के अभाव की। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि नेहरू जो भारत के क्या थे? तो वे भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कर रहा है कि नेहरू जो काम की भारी व्यवस्था के बीच किस लिए समय निकाल लेते थे? तो दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? यानी कि हम लोग जो ऊपर गद्यांश पढ़े उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए, उसका टाइटल क्या होना चाहिए? तो समय की पाबंदी, नहीं सॉरी, समय नियोजन यानी कि टाइम मैनेजमेंट। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर फिर से वही काम करना है जो ऊपर कर चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम का समय तो बहुत कम है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हम जिस तरह भोजन करते हैं गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत है, कठोर चीज खा सकते हैं, नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते हैं, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते हैं, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ बिरछ वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ों का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। पेड़ मर जाता है। खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल है। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि गाछ वृक्ष का अर्थ क्या होता है? तो पेड़ पौधे। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं इससे पहले कि सेट 4 सेट अपलोड हो चुके हैं और ये 5वां सेट है दोस्तों। ठीक है। और अगर आप ये लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। और आप लोग के लिए हेल्प करने के लिए, बाकी और आप लोग के लिए सोशल साइंस के लिए भी बना देंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि गाछ बिरछ के क्या नहीं होते हैं? तो उसके दांत नहीं होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है कि गाछ बिरछ किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो अपने जड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पेड़ कब मर जाता है? तो उससे पानी न मिलने के बाद। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इतना स्पीड में सर क्यों बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम आपका बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। तो समय बर्बाद न करते हुए इसलिए मैं स्पीड में इतना करा रहा हूं। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ के शरीर में रस का संचार किससे होता है? तो माटी से। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों खंड बक के ऊपर। ठीक है। तो मैं आपको पहले से ही बता रखा हूं कि जो आपका सेक्शन बी में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या रहेगा, पत्र लेखन का फॉर्मेट रहेगा। तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और बाकी मैंने 5 को करा ही दिया हूं तो उसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वैसा ही दिया हुआ है कि सेवा में यहाँ पे खाली स्थान भरा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे हम स्क्रॉल कर दे रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों। बाकी हम लोग आंसर यहाँ पे देख लीजिए आप लोग खुद से। 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 का सी हो जाएगा। 13 का ये हो जाएगा विद्यालय। और 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और 15 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आभारी। तो अब हम लोग खंड स के अंतर्गत आ चुके हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विदुषी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक का बहुवचन क्या होगा? तो अनेक। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो संख्यावाचक ऐसा विशेषण जो संख्या का बोध कराता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिखा रहा है 4 आदमी, यानी कि 4 जो क्या है संख्या को दर्शा रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन? तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें कि इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है? नहीं बोला है, ठीक है। तो जो नासिका जो है ये आपका आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नासिका का मतलब नासा होता है, नाक द्वार होता है, ठीक है। यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, नीचे लिखे हुए वाक्यों में कार्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मैंने रोज पढ़ाई की। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें ने कहीं यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने ने यहाँ पे हुआ है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नष्ट भ्रष्ट कर देना। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि अस्त का सही विलोम क्या होगा? तो अस्त का हो जाएगा क्या? उदय। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कपट कपाट का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है धोखा दरवाजा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन सा है? तो आप लोग को मैं बताते बताते एकदम परेशान हो चुका हूं कि संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसमें जिस वाक्य के बीच में क्या आता है? और, तथा, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा वाक्य है? तो यहाँ पे बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसने खाना खाया और सो गया, ठीक है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करें कि खंड द। यहाँ पे जो खंड द के सारे क्वेश्चन आपकी किताब से रहेगा। तो कह रहा है कि गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो बैल को। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंगकोर जाने के लिए करीब कितनी हजार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी? तो 17.18 फीट। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्तावादी की संस्कृति में विज्ञापन किस तरह का काम करते हैं? तो सेना का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है, सॉरी बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो माँ से मिले दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह आपका मेरे बचपन के दिन से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग 31 से 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन करा है किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है? तो ईश्वर को। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? तो ये कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं? तो ये उदास है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो उसमें शिशिर ऋतु का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो ग्राम श्री चंद्र गहना से लौटती बेर। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 36 कर रहा है किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है? तो ये आपका हाथ से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे संग की औरतें पाठ में चित्रा किस स्वभाव की लड़की नहीं थी? तो वे डरपोक नहीं थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो पर ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। और कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसा करा दिया जाता है कि सेम टू सेम छप जाता है एग्जाम में, तो थोड़ा सीरियस में ले लीजिएगा। और यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राम स्वरूप अपनी बेटी की कौन सी शिक्षा छिपाते थे? तो उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है, यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे संग की औरतें जो चैप्टर है उसी से लिया गया है। तो हेलो क्लास 9th के विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको लिए लेकर आ चुका हूं जो आपका एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए बिना देरी के इस वीडियो को देख लेते हैं। तो
यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों खंड अ के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा, यानी कि आपके जो एग्जाम में है फाइनल मिला के 2 गद्यांश पूछा जाएगा। तो इसमें से जो पहला गद्यांश है यही है, पढ़ लेते हैं। यहाँ पे तुम्हें करना चाहिए, इसका ठीक ठाक उत्तर तुम्ही को देना होगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा और हमारा पतन होगा। हम अपने विचारों और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्य को उच्च रखो। इस प्रकार नम्र और उच्चास दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्र मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई, पर उन्होंने अपना सत्य कभी नहीं छोड़ा। इसलिए लोग कहावत कहते हैं किसी भी बात में कि राजा हरिश्चंद्र बन रहा है, चाहे ऐसे भी। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमें किन की सलाहों को कृतज्ञता पूर्वक मानना चाहिए, तो बुद्धिमानों के। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस प्रकार की दृष्टि से मनुष्य सदा सही रास्ते पर चलता है, तो निश्चित दृष्टि से। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किसका तीर ऊपर जाता है, तो जिसका लक्ष्य जितना ऊंचा होता है उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में किस प्रकार के मनुष्य हो गए हैं, तो दृढ़ चित्त। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अनेक विपत्तियां आने पर भी कौन सा मार्ग नहीं छोड़े, तो सत्य के मार्ग। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा पर, जहां पे कह रहा है कि गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनना है। तो इसको भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि वृक्षों में भी पीपल या अश्वत्थ का विशेष महत्व है। यह हिमालय की ऊंचाइयों को छोड़कर सर्वत्र पाया जाता है। यह बरगद का भाई है। कभी कभी बरगद पीपल दोनों के लिए अश्वत्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, पर बरगद से पीपल इसलिए विशिष्ट है कि वह सर्वांग मनोहर है। विशेषकर इसमें जब नए किस्ले निकलते हैं और बिना किसी हवा के संस्पर्श के हिलते दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हजार हजार छोटी छोटी झंडियां किसी विशेष आगमन की सूचना देती है। पलाश के फूल तो अंगारे की तरह दिखते हैं, पर पीपल के नए पल्लव ऐसे मनोहर होते हैं कि हजार हजार पक्षी दौड़ दौड़ कर आते हैं। उस पीपल की बात करना चाहता हूं। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि पीपल का पेड़ भारत के दुर्निवार पेड़ है। इससे कोई लगाए ना लगाए कहीं उग जाता है। पुराने मकानों की संधियों में चिड़िया पीपल का गोदा खाकर उससे बीज बिखेर जाती है। पीपल उग जाता है, किसी किसी पेड़ की डाली पर बीज पड़ जाता है। पीपल उग आता है और अपनी जड़ें दूर दूर फैला जाता है। गांव में लोग इसे काटते हुए डरते हैं। पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है। पीपल के पत्तों का लोग राम नाम लिखते हैं। पीपल की छांव में गांव में पंचायत जुड़ती है ताकि लोग वहां झूठ न कहे। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि वृक्षों में किसका विशेष महत्व है, तो पीपल का। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट हो जाए, क्योंकि हम लोग अभी इसी के बारे में पढ़ रहे थे। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पीपल की समानता किस पेड़ से की गई है, तो बरगद से। तो आप जानते होंगे दोस्तों पीपल और बरगद दोनों का पेड़ लगभग लगभग समान ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसके फूल अंगारे की तरह होते हैं, तो पलाश के फूल। अंगारे के मतलब लाल लाल होता है, तो लाल किसका होता है, पलाश का। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के दुर्निवार पेड़ कौन सा है, तो पीपल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि पीपल के पत्तों पर लोग क्या लिखते हैं, तो राम नाम। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बताते बताते थक गया हूं दोस्तों। मैं आपको कब से बता रहा हूं कि जो खंड ब के अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा वो आपका क्या आएगा, पत्र लेखन का फॉर्मेट आएगा। तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसी से 5 नंबर आपको बनने वाला है, ठीक है। 5 क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक।
तो यहाँ पे भरना है खाली स्थान। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ 11 नंबर जहाँ जहाँ पे आपको खाली स्थान दिख रहा है वहाँ पे भरना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेवा में खाली स्थान लोअर बाजार रांची, विषय अपराधों की रोकथाम के लिए आवेदन पत्र लिखना है। यहाँ पर क्या भराएगा 12 नंबर में यहाँ पे भी दिया हुआ है। फिर यहाँ कह रहा है कि पिछले कुछ महीनों से चर्च रोड क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, दिन दहाड़े चलते हुए राहगीरों को लूटा जाता है। ये संबंधित घटनाएं रोजमर्रा की हो गई है, दिन रात चोरी का भय बना रहता है। अतः आपसे यहाँ पे क्या होगा, नर्म या जो भी होगा अभी देखते हैं कि इस क्षेत्र में पुलिस गश्त का उचित प्रबंध कर अपराधों की रोकथाम की जाए। फिर यहाँ पे 15 नंबर पर भी भराएगा। तो जहां जहां आप लोग देखे थे वहां पे देख लीजिए, जो 11 नंबर पे जो आपका भराएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और 12 का जो है उसका ए हो जाएगा, और 13 का भी ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग खुद से देख लीजिएगा, और क्योंकि समय नहीं है, और 14 का सी हो जाएगा दोस्तों अनुरोध। और इस प्रकार यहाँ पे 15 जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए भवदीय। और यहाँ पे अब हम लोग खंड स के अंतर्गत आ चुके हैं, यानी कि सेक्शन सी के अंतर्गत। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बालक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बालिका होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पुस्तक का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तिका, पुस्तिकाएं, सॉरी पुस्तकें। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन है, तो गुणवाचक यानी कि कोई भी चीज, किसी भी वस्तु या किसी भी शब्द का जब गुण बताया जाता है, गुण का बात हो रहा है, तो यहाँ पे बलवान जो है ये गुण बता रहा है कि क्योंकि बलवान है कोई भी व्यक्ति, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि शशि गा और नाच रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मैं आपको कब से ही कितना बार बता चुका हूं दोस्तों कि जिस वाक्य में अगर वो और आता है, तथा आता है, तो ये कैसा वाक्य रहता है, वो संयुक्त वाक्य रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो इसका सरोवर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सरोवर का मतलब भी तालाब ही होता है। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अत्यधिक क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता ने नेक चेन का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो प्रेमचंद ने कहानी लिखी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हर्ष का सही विलोम क्या होगा, तो हर्ष का मतलब खुशी होता है, और खुशी का उल्टा क्या होगा, उसका हो जाएगा विषाद। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चीर चीर का सही अर्थ भेद कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुराना और कपड़ा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि किसमें गलत शब्द नहीं है, एकदम शुद्ध शुद्ध लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी उसके प्राण सूख गए। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं खंड द पर दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि दृढ़ व्यक्ति कौन था, तो वो कौन सा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर होगा, बैलों को खरीदने वाला था। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लहौसा की ओर पाठ में नमसे कौन था, तो बौद्धा भिक्षु था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि उपभोक्ता संस्कृति हमारे समाज के लिए चुनौती है, यह किसने कहा, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कौन फोटो के महत्व को नहीं समझते थे, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर थॉमस हे किसके महल को तोड़ना चाहते थे, मैना के। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य ईश्वर को कहाँ नहीं ढूंढता है, यहाँ पे नहीं बोला है दोस्तों, तो खेल के मैदान में। ऑप्शन नंबर बी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है, तो वही सवैया चैप्टर। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप सोचे होंगे इतना स्पीड क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं दोस्तों, कैदी और कोकिला के कवि कौन है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि एक या दो क्वेश्चन एकदम फिक्स आपके एग्जाम में आएगा, क्या लेखक के नाम और उसके मतलब पाठ के नाम के लेखक कौन है, ठीक है। तो कैदी और कोकिला के जो चैप्टर के जो कवि है वो कौन है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि कवि ने मरकत डिबे सा खुला किसको कहा है, तो गांव को। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि मेघ आए कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है, तो पावस ऋतु। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी
इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन का है दोस्तों, इस जल प्रलय में नामक निबंध में किसका वर्णन हुआ है? तो बाढ़ का किया गया है दोस्तों, टिहरी बांध इस सब के बारे में वर्णन किया गया था। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? यह कथन किनका है, यानी कि ये बात किसने कहा था? तो उम्मा कही थी। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भूख मीठी की भोजन मीठा का अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, भूख मीठी होती है भोजन नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका महत्व बताया है कि अगर भूख लगा हुआ रहेगा तो आप कुछ भी खा लीजिएगा, चाहे जैसा भी भोजन क्यों ना रहे। तो इसी पर अगर मैं एक और बात बता दूं, इससे पहले मैं आपका सेट 5 अपलोड कर चुका हूं, यानी कि 5 सेट वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम में आने वाला है वो इसी 5 सेट से, सॉरी इसी 6 सेट से क्वेश्चन आने वाला है, तो जरूर देख लीजिएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका मृदुला गर्ग अपने भाई बहनों में किस स्थान पर थी? तो दूसरा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य लड़का का क्या नाम है? तो शंकर है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग आज सेट 6 देख लीजिए हैं, और आगे जो वीडियो में 2 डालूंगा वो आपका पीवाईक्यू रहेगा दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा वीडियो दोस्तों। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।